तो आज की क्लास जो है तीसरी रिवीजन क्लास है। संडे को किसी काम की वजह से नहीं ले पाए हैं, तो आज तीसरी क्लास आपके सामने है। एडमिट कार्ड 10 तारीख को आना था, लेकिन अभी तक लिंक प्रोवाइड नहीं की गई है ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय ट्राइबल साइट पे, तो इसलिए अभी एडमिट कार्ड नहीं आया। परेशान नहीं होना है, जब भी आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोग पढ़ाई करिए, एग्जाम और एडमिट कार्ड की टेंशन चिंता कुछ नहीं करनी है। तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें दिमाग लगा करके, माइंड का यूज करके, थोड़ा सा समझदारी दिखा करके हल करना है। ऐसा नहीं है कि जितना रीजनिंग में पढ़ेंगे वही ही आएगा। बस एक प्रोफॉर्म फार्मा तैयार किया गया है, जिस तरह से वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को लेकर के। तो रीजनिंग में जैसे टाइम सेव करना होता है, तो ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक आप लोगों को किस ऑर्डर में याद रखना है ये देख लीजिए आप। जैसे ए से लेकर के एम तक आपको एक ही लाइन में लिखना है, गैप में, और एम के नीचे ही एन लिखना है, और इस तरह से इस डायरेक्शन में आपको लिख लेना है। तो उससे ये होगा कि हमें अपोजिट भी, अगर कभी कॉन्सेप्ट अपोजिट का आता है, तो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी डब्ल्यू पे, ई भी पे, इनकी भी ट्रिक होती है। कुछ ट्रिक तो मैंने यहाँ पर तो नहीं लिखी है, फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि किस तरह से हम लोगों को रीजनिंग में सवाल हल करने हैं। तो एक आता है ABCD वाला। ABCD में क्या होता है, वर्णमाला जो टाइप है वर्णमाला का, इसमें टाइप 1 में मैंने ये बता के रखा है कि श्रेणी श्रृंखला क्रम आ सकती है। जैसे वहाँ पे लिखा है A, C, E और G। अब समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो इनके अंक देखिए, तो ये 1 पे है, ये 3 पे है, और ये 5 पे है, और ये 7 पे है। तो यहाँ से अब इसका ऑर्डर समझ में आ रहा है कि ये जो क्रम बना हुआ है ये 1, 3, 5, 7। तो इस तरह से अब अगला जो आएगा, इनका गैप देख लीजिए, 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो 2 के गैप पे आएगा 9। तो 9 आता है आई पे, तो आई का जो ऑप्शन होगा ये बी नंबर पे सही हो जाएगा। उसी तरह से आप लोगों का विपरीत क्रम वर्ण क्रम लिखा हुआ है। तो विपरीत वर्ण क्रम में क्या है, जैसे ए का जेड अपोजिट होता है, डी का डब्ल्यू अपोजिट है, जी का टी अपोजिट है, तो इनमें से कोई एक ऐसा ऑर्डर होगा जो अपोजिट बता रहा हो। जैसे आई आर, इंडियन रेलवे, तो आई आर में आप याद रखे रहेंगे कि इसका अपोजिट आई आर। एफ टी नहीं होता है, के ओ भी नहीं होता है। अंक श्रेणी, अगर श्रृंखला जो आई है अंक की हो, ये टाइप दूसरा नहीं है, ये पॉइंट नंबर 2 है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें डिफरेंस देखना होता है, अंतर देखना होता है कि 5 पहला अगर पद है, दूसरे पद पे 11 है, तो इनके बीच में अगर जो डिफरेंस है, जो अंतर है, 11 में 5 घटाए, 11 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। उसी तरह से यहाँ पर घटाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ से भी घटाएंगे तो 5 आएगा। तो आपको ये पता चल रहा है कि इनका जो अंतर 5 का है, तो वही अंतर यहाँ भी होगा। तो हमें जो सा ऑप्शन समझ में आएगा देखेंगे। तो अगर आपको दिख रहा है कि 5-5 का अंतर है, तो यहाँ पर भी 26 आएगा। ठीक है, इस वाले में देखिए 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है। गैप देखिए 1 का, फिर यहाँ पर गैप देखिए 2 का, फिर यहाँ पर 3 का। मतलब क्या हो रहा है, एक एक नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है अगला नंबर जो आएगा वो 4 पे रहेगा। 8 और 4 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। तो इसका गैप जो है इंक्रीमेंटल 1-1 पे इंक्रीज हुआ। अब जैसे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है किस तरह की श्रेणी, क्यों, यहाँ गैप देखा तो यहाँ 3 है, यहाँ गैप देखा यहाँ 5 है, और यहाँ गैप देखा यहाँ पे 5 है। तो
इस तरह की जब श्रेणी में गैप न मिले तो हो सकता है कि ये मिक्स श्रेणी हो। मिक्स श्रेणी में कैसे, जैसे 1, 3, 5, अब यहाँ पर क्या आएगा ये देखना, या फिर 4, 6, 8, 10, फिर अगला क्या आएगा। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मिश्र श्रेणी थोड़ा सा कठिन हो सकती है, लेकिन ध्यान रख के चलेंगे आ जाएगा। तो 4, 6, 8, 10, अब जो अगला आएगा वो आएगा 12, और 1, 3, 5, 7, तो 5 के बाद आएगा 7, मतलब पहले नंबर पे 7 आएगा, दूसरे नंबर पे 12 आएगा। ये शायद ऑप्शन सही नहीं लिखा है, यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा 7 और दूसरे नंबर पे आएगा 12, है ना। तो इस तरह से ऑर्डर समझ लेना। अब विषम को अलग करना है। ये वाला दो टाइप से आता है, या तो ये इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आने हैं उस सब्जेक्ट में भी इसे इंग्लिश फॉर्मेट में लिख करके ऑड वन आउट करने के लिए बोल सकता है कि इनमें से ऑड को चूज कर, चूज द ऑड वन आउट, मतलब एक है जो अलग है सबसे, उसको हमें ऑड अलग करना है। पहला हिंदी से भी आ सकता है तो रीजनिंग में चला जाएगा, इंग्लिश वाले में भी आया हुआ है जिसे हमें अलग करना होता है, तो हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को कॉम्बिनेशन करके सीख लेना है। मतलब माइंड हमें ये ध्यान रखना है कि वहां पर हो सकता है कि पांचवी के लड़के हैं वो पढ़ ही ना पाए कि ऑड, ओ डबल डी जो विषम होता है ऑड ओड ऑड बोलते हैं। अब वहां पर ऑड वर्ड लिखा हुआ है और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो ऑड है वो विषम के लिए होता है, वो अलग करने के लिए होता है। तो वहां पर हो सकता है कि अब कोई ऐसा भी लिखा रहता है चूज द डिफरेंट वन आउट। अब डिफरेंट का मतलब है जो सबसे अलग है। तो एक ये भी ध्यान रखना है कि ऑड वन आउट में कितना अंतर होता है। जैसे यहाँ पर मैंने देखे किताब, हाथी, पेन और कॉपी, तो ये जो तीनों में सबसे अलग जो है वो हाथी हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ने वाली है, और हाथी जो है एक जानवर है। जैसे टमाटर, सेब, पालक, गोभी, आप लोगों को साफ दिख रहा है कि सेब इसमें फल है, बाकी सभी सब्जियां हैं। अब यहाँ पे समझिए, उत्तर प्रदेश, इंदौर, आगरा, कानपुर। अब समझ लीजिए ठीक से कि जैसे इंदौर एक सिटी है, आगरा भी सिटी है, कानपुर भी सिटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश क्या है, राज्य है, इसलिए ये यहाँ से ये तार्किक है। इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि इसमें ये भी एक उत्तर प्रदेश में ये भी आता है, आगरा भी उत्तर प्रदेश में है, कानपुर भी उत्तर प्रदेश में, और इंदौर मध्य प्रदेश में, तो ये यहाँ से अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें समझना होगा कि किस बेसिस पे ये क्वेश्चन बोला गया है। तो यहाँ पर ये राज्य की श्रेणी में है और ये सारे जो है ये शहर है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, लखनऊ, राजस्थान। अब यहाँ समझ में आ रहा है गुजरात राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है और राजस्थान राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो इस तरह से यहाँ से अलग हो जाता है लखनऊ। घर रहने के लिए, झोपड़ी रहने के लिए, मकान रहने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल में लोगों का इलाज होता है, तो इस तरह से हॉस्पिटल अलग हो जाएगा। तो वहाँ समझदारी के साथ क्वेश्चन आंसर देने होंगे। अब ये अगर हो सकता है वहाँ पर इंग्लिश में लिखा रहता होम, लिखा रहता हट, हॉस्पिटल और हाउस, तो इस तरह में फिर आप लोगों को वहाँ समझने में अगर थोड़ी सी भी कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। पेड़, फूल, पत्ती और फल, इनमें से क्या अलग होगा। फूल, पत्ती और फल ये पेड़ के भाग हैं, लेकिन पेड़ के अंदर सब आता है, इसलिए पेड़ इसमें राइट होगा। लोहा, चांदी, लकड़ी, तांबा। अब आप देखिए तांबा भी धातु है, चांदी भी धातु है, लोहा भी धातु है, लेकिन लकड़ी जो है वो अधातु है, इसलिए ये लकड़ी ऑप्शन सही होगा। सीपीयू, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड। देखो अब कीबोर्ड क्या है,
कंप्यूटर का एक पार्ट है, माउस भी एक पार्ट है, सीपीयू भी एक पार्ट है। लेकिन कंप्यूटर अगर किसी ने बोल दिया तो ये सारी चीज़ें सेटअप के साथ हो जाती है, मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद ही उसे कंप्यूटर के श्रेणी में रखा जाएगा, तो कंप्यूटर इज द राइट आंसर। तो इस तरह से दिमाग लगा करके, तो इसी प्रकार दिमाग का प्रयोग करके वहाँ हल कर लेना है प्रश्नों का ये सब, या इस प्रकार के अंग्रेजी में आ सकता है, हिंदी में भी, दोनों प्रकार समझ कर उत्तर देना है। सही उत्तर का चुनाव ध्यान से करना है, इस बात का अच्छे से दिमाग में रख लेना है। रैंकिंग, स्थिति, पोजीशन, ये बड़े बड़े एग्जामों में भी आता है और छोटे छोटे एग्जामों में भी आता है। बस ये छोटे एग्जाम में जैसे आप लोगों का बहुत छोटा आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, मैंने कि यहाँ पे फार्मूला दे दिया है, बस इसी के बेसिस पे आप लोगों को हल करना है और क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना। अगर पंक्ति, अगर कुछ एक पंक्ति की बात होती है, एक लाइन होती है, जैसे स्कूल में लाइन लगती है, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो हमने उनको एन लोग कहा है। एन का मतलब होता है कुल उसमें जितने भी लोग हैं, और प्रारंभ स्थिति को पी मैंने कहा है, और अंतिम स्थिति को, अंतिम स्थिति मतलब पीछे से कोई गिने तो कितने नंबर पे है, और पी जो होता है आगे से कोई गिने तो कितने नंबर पर है। तो इस तरह से चलो, तो रैंकिंग में याद रखना है कि कुल योग या कुल लोग जो होते हैं एक पंक्ति में, वो पी में स्थान और क्यू में स्थान किसी एक व्यक्ति का हो, उसमें एक घटा दें तो कुल लोग आ जाते हैं। तो उसमें किस तरह से पूछ सकता है, या तो प्रारंभ से, या फिर बाएं से बोलेगा, या फिर ऊपर से बोलेगा। अंत को या अंत से पूछे तो प्रारंभ और अंत एक हो गए, दाएं और बाएं एक हो गए। ऊपर बोले तो अपोजिट में उसके नीचे से हो जाए। तो इस तरह से पूछ सकता है। मैंने 3-4 प्रश्न कवर किए हैं, 4 हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि किसी पंक्ति में कुल लोग दिए हुए हैं कि 23 विद्यार्थी हैं, और में एक श्याम है जो दाहिने तरफ से 17वें पर है, तो बाएं तरफ से उसका क्या स्थान है। या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि श्याम ऊपर से 17वें पर है तो नीचे से कितने नंबर पे है। या फिर इस तरह से पूछेगा प्रारंभ से उसका स्थान 17वां है तो अंत से स्थान बताइए। तो 3 टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जितने भी लोग हैं वो n है, प्रारंभ या दाएं से, तो दाएं से 17वां स्थान और बाएं से निकालना है, तो यहाँ पर क्यू ही रखेंगे और -1। यहाँ पर हमने 17 रख दिया प्लस क्यू रख दिया -1, ब्रैकेट हटा देंगे। 17 में एक घट जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 जब पक्षांतरण होकर के इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से जो भी मान आएगा 7 आ रहा है, तो बाएं से वो 7वें स्थान पर है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि 42 पंक्तियों की लाइन में, जिसमें रोशनी पीछे से 12वें स्थान पर है, तो आगे से स्थान बताना है। कॉन्सेप्ट सेम है। तो टोटल लोग हैं वहाँ पर 42, पीछे से तो हमने उसे 12 कर दिया, और एक को जो नहीं दिया है उसे हमने क्यों मान लिया और -1 कर दिया। 12 में घटेगा 11, और इसे हमने यहाँ पर 95 कर दिया। 42 में 11 घटेगा तो 31 आएगा, और जो रोशनी है वो आगे से 31वें स्थान पर होगी। सूत्र का प्रयोग करना है, दिमाग लगा कर लो, हो जाएगा। यदि मोहन दाहिने से 11वें पर, मोहन है ये ना होगा यहाँ पे। यदि मोहन दाहिने से 11वें स्थान पर है, बाएं से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल लोग बताना है। तो कुल लोग बराबर होता है दाहिने से स्थान बाएं से स्थान -1, दोनों को जोड़ दिया, एक घटा दिया। वहाँ पर पंक्ति में 16 लोग होंगे, 15 111 5 16 और एक घटाए तो 15, तो कुल पंक्ति में 15 लोग हैं। यदि राम ऊपर से 12वां है, पंक्ति में 35 लोग हैं, तो नीचे से राम का स्थान बताना है। 35 कुल हो गए बराबर 12 दाहिने ऊपर से, और क्यू नीचे से -1,
11 घटा दिया। अब लगभग आप समझ गए होंगे कि दाहिने से, नीचे से, ऊपर से, कहीं से भी आता है, कुल योग बराबर होता है दाहिने और बाएं से योग -1। देखो, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, रिश्तेदारी जो होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये मैंने जो फीमेल है, जो स्त्री है, उनके लिए गोला लगाया है और पुरुष के लिए मैंने चौकोर डिब्बा बनाया है। तो यहाँ से ये याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो भी रीजनिंग के बड़े क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगा के करने होंगे। इसके लिए मैंने ये फ्लोचार्ट डायग्राम बना दिया है कि अगर पुत्र बोला है तो पिता के नीचे आएगा, पुत्री बोला है पिता के नीचे आएगी, माता के लिए अगर पुत्र है तो वो नीचे आएगा, और पिता के लिए माता के लिए पुत्री है तो वो नीचे आएगी। अगर माता पिता हैं तो बराबर के दोनों बराबर ही होते हैं बच्चों के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया है। भाई बहन है तो दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने तीर का प्रयोग किया है। और भाई भाई है वो भी इक्वल है, बहन बहन है वो भी इक्वल है। तो तीर अगर लगा हुआ है तो भाई बहन है, भाई भाई है, बहन बहन है। अगर कोई नीचे लिखा है इसका मतलब ये है कि ऊपर जो है वो उसके माता पिता हैं। अब गोला है तो माता है, और यदि चौकोर है तो पिता है। इस तरह से हल करने, वो आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, मम्मी का भाई कौन लगा, तो मम्मी का भाई जो है वो मामा लगेगा। लेकिन यहाँ पे बोले मम्मी के भाई का लड़का, तो मामा का लड़का जो होगा वो भाई ही होगा। अब नानी की बेटी का बेटा, तो नानी की बेटी मतलब मम्मी, और मम्मी का बेटा भाई। इस तरह से दिमाग लगा करना है। श्याम की पत्नी, तो श्याम की जो पत्नी है और पत्नी का भाई जो है, श्याम को कौन लगा, तो श्याम हो गया जीजा, तो भाई हो गया उसका साला, क्योंकि पत्नी का भाई जो होगा वो साला लगेगा। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ पर मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क में पहाड़ा, वर्ग, गुणा, घन, तो पहाड़ा, वर्ग और घन ये याद होना चाहिए। जोड़, घटाना, गुणा, भाग बहुत अच्छे से बनना चाहिए। भी, बोर्ड मास आप लोगों को याद होना चाहिए। बोर्ड मास जिसमें ये ऑर्डर होता है, वेनुकुलम ये एरो को डिनोट करता है, ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब का, डी होता है, डिवीजन आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन जोड़ होगा, फिर सबट्रैक्शन घटाना होगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोगों को इतना तो अच्छे से ही पता होना चाहिए। सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर किसी इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या सम संख्या होगी, और 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो संख्या विषम संख्या होगी, और जो संख्या स्वयं से या 1 से विभाजित होती है वह विषम संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती है। 0 से लेकर के 100 के बीच में कुल 25 है, बाकी है तो अनंत। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि 0 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 आपको याद रखना है। सबसे वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो 2 है सबसे छोटी, और एक ही है, इसके अलावा सारी संख्या विषम संख्याएं हैं। लेकिन ये याद रखना है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है केवल, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो याद रखेंगे, एक के लिए कुछ नहीं कहना। आप लोगों को 4 अंकों को गुणा बनना चाहिए। व्यवस्था के नियम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर 5 व्यवस्था का नियम आता है तो जिस संख्या के अंत में या इकाई में 0 और 5 है वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो सम संख्या की क्वेश्चन कभी इस तरह से पूछ सकता है कि अगर मान लो संख्याएं लिखी हैं 4 ऑप्शन में और बोले कि इनमें से अलग छांटिए, तो हो सकता है कि 3 संख्याएं सम संख्या हो और एक विषम हो, तो अलग छांटना तो विषम संख्या थी। अब ये भी हो सकता है कि उसमें 3 संख्याएं अभाज्य संख्या हो और एक संख्या सम संख्या या फिर विषम संख्या हो। तो इस तरह से भी हमें दिमाग लगाना होगा, क्योंकि विषम संख्या जो होगी तो वो 2 या 2 से अधिक से कट जाएगी, नहीं, जो विषम संख्या होगी 3 या 3 से अधिक से कटेगी। और यहाँ पर मैंने जो होमवर्क दिया है इनका गुणा करके आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है कि इस तरह के वहाँ पर गुणा
आते हैं और पूछे जाते हैं। दशमलव वाला गुणा यहाँ पर मैंने दे दिया है, यहाँ पे शून्य आएगा क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा हो जाएगा तो पूरा आंसर शून्य हो जाएगा। सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए आ सकता है, दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से काटना है। अगर इसे काटने की कोशिश करें हम तो ये कटेगा 2 नाम 18, तो यहाँ 9 आ जाएगा और 2 दूनी 4, तो 9/20। अब ये किसी से नहीं कट रहा है तो 9/20 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ये 10 से कट जाएगा, 10 दूनी 20 और ये कटेगा 10 तियाँ 30, तो 2/3 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ये 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, इस तरह से ये आएगा। तो ऐसे इसको भी काट लेना है। ये 5 से कट जाएगा, 17 पन्ना 85, तो यहाँ 17 आ जाएगा और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 7 27/17। 10,000 को 10,000 में कितने शून्य हैं, ये हो गया। 1 लाख में कितने शून्य, तो 10,000 में कितने शून्य हैं, 4 हो जाएंगे। 1 लाख में 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से याद रखना है। 20 करोड़ है, 8 हो जाएंगे क्योंकि करोड़ में 7 होते हैं। 20 करोड़ में एक और 0 बढ़ जाएगा। हिंदी में इसे लिखना है 40,504, तो इसको हिंदी में हो सकता है वहाँ पर ऑप्शन रहता है तो आप लोगों को ऑप्शन में टिक करना पड़े, या फिर अंक में लिखा रहेगा तो उसको हिंदी में टिक करना पड़ेगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, 40,189 को अंक में हो सकता है वहाँ पर ये हिंदी से लिखा रहे और अंकों में लिखने के लिए बोले, तो पहले से ही आपको सब तैयार रखना पड़ेगा ताकि वहाँ ऐसा ना हो कि मिस्टेक हो रही है या फिर हल ही नहीं करते बन रहा है, नया क्या आ गया। स्थानीय मान बन जाना चाहिए। इसका कितना, 7 का स्थानीय मान 7,000 हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 5,000 हो जाएगा। तीसरे स्थान पर है चौथे, तीन अंक छोड़ देंगे, 3 अंक पे 0 हो जाएगा। जातीय मान पूछा तो जो नंबर होता है वही जातीय मान होगा, 7 का जातीय मान 7 ही जाएगा। परवर्ती और पूर्ववर्ती, ये समझ लीजिए। परवर्ती का मतलब होता है कि दी गई संख्या में 1 जोड़ देना है तो परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है दी गई संख्या में 1 घटा देना है तो पूर्ववर्ती हो जाएगा। तो इस तरह के आप लोगों को होमवर्क करना था और इसे ग्रुप में भेजना था, जो कि तुम लोगों ने नहीं भेजा है। एक ही स्टूडेंट ने भेजा है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। पेपर नज़दीक है, 18 को पेपर ऐसी तारीख दी गई है। बाकी अब तो एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। आज हो सकता है कि आज शाम तक आ जाए या फिर कल आ जाए, 1-2 दिन के अंतराल में आ जाएगा। 18 तारीख डेट दी गई है, बाकी अब एडमिट कार्ड बताएगा। बाकी पुराना रिवीजन आप लोग करते जाइए। पुराने रिवीजन में मैंने यहाँ विलोम शब्द, इंग्लिश में विलोम शब्द लिखाए हैं, एंटोनिम से लिखा दिया था। और दा का प्रयोग, ए आर्टिकल का प्रयोग, ए एन दा का प्रयोग बताया था। यहाँ पे ए और एन है ना, तो हो सकता है कि डायरेक्ट ही यहाँ से कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड आ जाए जो आप लोगों को पता है। तो थोड़ा सा जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग मेरे रिवीजन 1 और रिवीजन 2 की क्लास देख लेंगे और अपने दोस्तों को बता दें, लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों को वीडियो तुरंत पहुंच जाए। शेयर करने से ये होगा कि आपके जो फ्रेंड लोग हैं वो भी धीरे धीरे पढ़ करके आगे निकल जाएंगे। सूत्र हो गए, यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान रख लीजिए, ये जितना भी है वहाँ पर कोई ना कोई एक विटामिन पूछा जाएगा, उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है और उसका वैज्ञानिक नाम। तो आप कम से कम विटामिन कमी से रोग तो याद ही कर लीजिए। अब कौन सा फल खाने से, कौन सा किसका सेवन करने से ये कमी दूर होगी, ये किसी दिन की क्लास में मैं ज़रूर इसको डिस्कशन में लाऊंगा। तो आप लोग अगर अच्छे कमेंट करेंगे तो फिर मैं इसके लिए और यहाँ से सौर मंडल वाला जितना भी है, सौर मंडल का जितना भी है, आप ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ आना है यहाँ से। ये जो नीला ग्रह है पृथ्वी, इसे जलीय ग्रह भी बोलते हैं। तो आप लोग हो सकता है कि बोले हैं, यहाँ पर नहीं लिखा है। नीला ग्रह, जलीय ग्रह भी पृथ्वी को बोलते हैं। इसमें मैंने शहरों और वो जिस नदी के किनारे बसे हैं वो यहाँ पे कराया है। रिवीजन क्लास 2 और क्लास 1 दोनों में
ये सारे कंबाइंड करके इसमें मैंने रखा हुआ है, ताकि आप अलग से वीडियो बना हुआ है, उन वीडियो पे जा कर के आप देख सकते हैं। वीडियो पे पुराना वीडियो जा कर के देखिए, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इतना मैंने करा दिया है। आज की तीसरी क्लास है और यहाँ पर मध्य प्रदेश का जीके हो गया, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, ये सारी चीज़ें, न्यायालय कहाँ है, कुंभ मेला उज्जैन में, क्षिप्रा नदी सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। अब जो मेला अब लगना है वो लगना है 2028 में, तो इस बात का याद रखेंगे। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की गंगा कहते प्रदूषण के आधार पर है ना। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, ये भी याद रखना है। और भेड़ाघाट जलप्रपात जो है वो जबलपुर में बनता है। और जो नर्मदा नदी है वो अनूपपुर ज़िले से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, है ना। तो याद रखना है अनूपपुर ज़िला। खजुराहो के मंदिर, चंदेल, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना। और अपने प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, और राष्ट्रपति जो हैं और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, संथाल जनजाति की हैं। मैंने राजकीय चिन्ह यहाँ लिखवाए मध्य प्रदेश के गाँव, मध्य प्रदेश को सोयाराज नदियों का मायका है, टाइगर स्टेट, सबसे बड़ा टाइगर है मध्य प्रदेश में, यहीं यहाँ पाए जाते हैं। राजधानी भोपाल है। सफ़ेद शेर जो है, सफ़ेद शेर कहाँ मिला था, रीवा मिला था, मोहन नाम था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को होनी चाहिए। राजकीय चिन्ह जो है 24 स्तूप के व्रत में गेहूँ दानों गेहूँ की वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है और थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाइए। आपका पेपर बहुत नज़दीक है, 5-6 दिन 7 दिन के अंदर हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें देखने को मिले पेपर में, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।